हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है विनी साइंस क्लासेस में। मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटर राजकुमार सैनी। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने केमिस्ट्री की एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट की थी, जिसका पहला चैप्टर मैंने हेलो एल्केन और हेलो एरिन स्टार्ट किया। इसके मैंने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड बना दिए हैं। आज हम इसका पार्ट थर्ड कर रहे हैं। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हैं तो पहले इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट देख लीजिए। वैसे तो ये वन शॉट वीडियो थी, बट टाइम कम होने के कारण मैं इसको पार्ट्स में बना रहा हूँ। आगे के जो भी चैप्टर होंगे मैं उनको कोशिश करूंगा भी एक ही बार में बना दूं, वन शॉट वीडियो कंप्लीट ही बना दूं। बाकी मैं एनसीईआरटी वन शॉट तो करवा रहा हूँ, पर मैं इसकी डिटेल में ही करवा रहा हूँ एनसीईआरटी को। अगर आपको ये एनसीईआरटी सीरीज बढ़िया लग रही है तो प्लीज इसको शेयर करना, अपने दोस्तों तक पहुंचाना। स्टूडेंट है तो आप एक स्टूडेंट तक पहुंचा देना। चलो हम अब इसको स्टार्ट करते हैं। हमने हेलो एल्केन तो बना लिए थे सारे, उसकी सारी प्रिपरेशन की मेथड कर लिए थे। आज हम करेंगे हेलो एरीन की प्रिपरेशन के मेथड। स्टार्ट करेंगे हम फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसमें देखो सबसे पहले क्या है, ये है बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप। इसको आपको पता ही होगा, अगर बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप लगा हो तो उसको बोलते हैं टोलुइन। टोलुइन की रिएक्शन आपने करवानी है हेलोजन के साथ। फिर Fe3 भी बोल सकते हैं आप इसको यहाँ पे, Fe3, क्योंकि यहाँ पे FeCl3 लिया गया है। आपको ये तो पता ही होगा, FeCl3 एक लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है, क्योंकि इसमें Cl के साथ इसके 3 बॉन्ड है। तो 6 इलेक्ट्रॉन हुए। और आपको पता है ऑक्टेव रूल के अकॉर्डिंग किसी भी सेंट्रल एटम के पास आपको पता है 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप होने के कारण लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। इसमें दिया भी हुआ है। अब सुनो ये रिएक्शन होती कैसे, सिंपल सी रिएक्शन है वैसे तो। ये है आपका टोलुइन CH3। ऑर्थो पोजीशन, अगर कोई ग्रुप लगा हो उसके पास वाला ऑर्थो होता है, आगे वाला मेटा, ये वाला पेरा, ये तो आपको पता ही होगा। ऑर्थो पोजीशन और पेरा पोजीशन से आपको हाइड्रोजन रिप्लेस करना है और वहां पे हेलोजन लगाना है। रिएक्शन देखो कैसी होगी। जैसे मानो x प्लस एक्स एक्स है, एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया, फिर माइनस चार्ज और एक पे प्लस चार्ज। ये यहाँ पे आपको पता है H प्लस आएगा, तो H प्लस वाला किसके साथ बाहर चला गया, माइनस वाले के साथ। आपके पास बच गया H एक्स प्लस वाला। और आपको पता है X के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, और यहाँ कार्बन के ऊपर आपको पता है माइनस चार्ज आ जाएगा, तो ये उसके ऊपर जाके अटैक कर देगा। इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इससे आप हेलोजन की जगह ब्रोमीन भी ले सकते हैं यहाँ पे, और क्लोरीन भी ले सकते हैं। यहाँ पे सबसे मेन बात निकलेगी एक, ये देखो पहले तो ये क्वेश्चन बनता है। एक तो बनता है ऑर्थो हेलो टोलविन, एक बनता है पेरा हेलो टोलविन। आप इन दोनों को सेपरेट आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के मेल्टिंग पॉइंट में बहुत डिफरेंट है। ये देखो लिखा हुआ है, द ऑर्थो एंड पेरा आइसोमर कैन बी इजिली सेपरेटेड बाय डिफरेंस। देखो ये रहा, सेपरेटेड ड्यू टू द लार्ज डिफरेंस इन मेल्टिंग पॉइंट। इन दोनों के मेल्टिंग पॉइंट में सबसे ज्यादा डिफरेंट होने के कारण आप इन दोनों को आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। थ्योरी आपको बता देता हूँ इस रिएक्शन की। देखो ये लिखा हुआ, एरिल क्लोराइड एंड ब्रोमाइड can be easily prepared by electrophile substitution with the arene with chlorine और bromine के साथ आप बताइए रिएक्शन करवा सकते हैं। देखो ये लिखा हुआ, with the presence of Lewis acid catalyst like iron या iron 3 chloride, iron 3 chloride, और ये रिएक्शन डार्क में होगी याद रखना। और ये लिखी हुई लाइन में, the ortho and para isomer can be easily separated due to the large difference in the melting point। melting point, यहाँ सबसे बढ़िया बात अब आएगी, एक क्वेश्चन जो यहाँ से बहुत बार पूछा जाता है। आप इससे ArCl तो बना सकते हो और ArBr बना सकते हो, पर इस रिएक्शन से आप ArF फ्लोराइन और AR आयोडाइड आप कभी भी नहीं बना सकते। मतलब इससे आप फ्लोरोबेंजीन और आइडोबेंजीन कभी नहीं बना सकते। अगर आपने आइडोबेंजीन क्यों नहीं बना सकते इस रिएक्शन से, अगर बनाना है तो क्या क्या इसमें आपको और रिएक्टेंट लेने पड़ेंगे या कैटलिस्ट लेने पड़ेंगे, वो देखो। आप इससे आइडोबेंजीन तो बना सकते हो, पर उसके लिए आपको कैटलिस्ट चाहिए। देखो ये लिखा हुआ, और आयोडोबेंजीन अगर आप बनाओगे तो आयोडोबेंजीन वाली रिएक्शन होती है रिवर्सिबल। जो आप आयोडोबेंजीन बनाओगे वो वापस एच आई के अंदर फॉर्म करके I2 बना लेगा। ओ एच आई के अंदर मतलब वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, इसलिए वो रिएक्शन रिवर्स होगी। ये देखो लिखा हुआ, चलिए बताता हूँ फिर आपको समझा दूँ डिटेल से। ये देखो, रिएक्शन विद आयोडीन आर रिवर्सिबल इन द नेचर रिक्वायर्ड द प्रेजेंस। इसलिए अगर ये रिवर्सिबल है रिएक्शन, इसको आपने इरिवर्सिबल बनाना मतलब रिएक्शन पॉसिबल हो जाए, इसलिए आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे
HNO3 और HiO4 वो क्या करेंगे, जो HI बन रहा था इस रिएक्शन में, आपको बताया था ना HX बन रहा है, HX को क्या बदल देंगे, I2 में बदल देंगे। I2 में बदल देंगे तो वो I2 रिएक्टेंट होगा, तो वो रिएक्शन को फास्ट करता जाएगा, और इससे फ्लोरो कंपाउंड आप प्रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि फ्लोरीन आपको पता है रिएक्टिविटी बहुत ही फास्ट होती है। पहले आयोडीन वाला बताता हूँ, देखो अगर ये रिएक्शन अपने ऐसे करवाए, मान लो इसमें आयोडोफॉर्म बन गया, सिंपल अगर रिएक्शन होती तो ये आयोडीन क्या है, ये आयोडोफॉर्म, इसके साथ आपको पता है HIV बनता, HIV, और ये आयोडोफॉर्म ज्यादा स्टेबल नहीं है, ये वापस रिएक्शन को रिवर्स कर देता, वापस रिएक्शन को क्या कर देता, रिवर्स। तो हम पता है क्या करेंगे, इस HI को एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे जो इसको I2 में कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा, I2 में। I2 आपको पता है रिएक्टेंट का पार्ट है, अगर रिएक्टेंट बढ़ाएंगे तो रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड। तो ये याद रखना, अगर आपने इससे HI बनाना है तो आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेने पड़ेंगे HNO3 और HiO4, जो HI को आयोडीन में कन्वर्ट कर देंगे, और रिएक्टेंट बढ़ने के कारण रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ चल जाएगी, और फ्लोरीन कंपाउंड आप इससे मतलब प्रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव होता है। इससे आगे वाली रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पूरे चैप्टर की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सैंडमायर रिएक्शन, बहुत बार पूछी जाती है। सैंडमायर रिएक्शन के उन नाम से भी आती है ये, और वैसे होता है, इसको मान लो बेंजीन डाइएन्जोनियम हैलाइड से स्टार्ट होती है रिएक्शन, तो याद रखना। तो देखो इसमें होता क्या है, आपको पता है अगर बेंजीन के ऊपर NH2 लिखा हो तो उसे बोलते हैं एनिलीन, उसको बोलते हैं एनिलीन। ये रिएक्शन होती है सोडियम नाइट्रेट या और हाइड्रोजन हैलाइड के प्रेजेंस में, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं HNO2 इनकी जगह से। ये रिएक्शन होती है 273 से 273 केल्विन पर, मतलब 5 डिग्री, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब सुनो इसमें होता क्या है, जब आप एनिलीन की रिएक्शन सोडियम नाइट्रेट और हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करते हैं तो यहाँ बनता है N2X बेंजीन के ऊपर। देखो N2 को बोलते हैं डाई एंजो, अगर वो बेंजीन पे लगाओ तो उसे बोलते हैं डाई एंजो ग्रुप। ये आपको पता है हैलाइड ग्रुप, और बेंजीन का आपको नाम पता ही है बेंजीन, तो इन सभी को कंबाइन कर दो, देखो बेंजीन डाई एंजोनियम साल्ट, क्योंकि साल्ट एलाइड भी बोल सकते हो और इसको साल्ट भी बोल सकते हो। यहाँ से अब रिएक्शन स्टार्ट होगी, अगर आप डाई एंजोनियम साल्ट की रिएक्शन क्यूप्रिक हैलाइड के साथ करते हो, यहाँ हैलाइड के रूप में आप क्लोरीन भी ले सकते हो और ब्रोमीन भी, तो ये नाइट्रोजन बार, और यहाँ पे क्या लग जाएगा एक्स, आपका एरिल हैलाइड तैयार। ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। एक याद रखना, इस रिएक्शन की अगर क्यूप्रिक हैलाइड से रिएक्शन करवानी है तो आपको बेंजीन डाइएन्जोनियम हैलाइड फ्रेशली प्रिपेयर चाहिए, याद रखना। और इस रिएक्शन को एक होता है, तो आपको अगर यही रिएक्शन आपने यहाँ से आइडोबेंजीन बनाना है तो यहाँ क्यूप्रिक हैलाइड लेने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ अगर आप पोटेशियम आयोडाइड के साथ इसको सेक कर देंगे या हिला देंगे इसको, तो भी ये आसानी से रिएक्शन हो जाएगी। अगर आप डाई एंजोनियम साल्ट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करते हो तो आसानी से आइडोबेंजीन आपके पास बन जाएंगे, नाइट्रोजन बार। ये देखो अब इसकी थ्योरी, सिंपल सी थ्योरी है इसकी, जो अब मैंने बताया वही सारा कुछ लिखा हुआ देखो। व्हेन ए प्राइमरी एरोमेटिक है, ये देखो एमाइन है पर प्राइमरी है, और ये एरोमेटिक है, डिजोल्व विद द सस्पेंडेड कोल्ड एक्वस मिनरल एसिड ट्रीटेड विद सोडियम नाइट्रेट, तो क्या फॉर्म होगा, डाई एंजोनियम सॉल्ट इज फॉर्म। और आप इसको फ्रेशली प्रिपेयर करके डाई एंजोनियम को क्यूप्रिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। और यही रिएक्शन अगर आपने आइडोबेंजीन बनाना है तो सिंपल आपको क्यूप्रिक हैलाइड लेने की जरूरत नहीं है, आप इसको सिंपली सेट करो डाई एंजोनियम हैलाइड को पोटेशियम आयोडाइड के साथ, आपके पास आइडोबेंजीन बन जाए। अब कुछ क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, सिंपल सिंपल से, ये आपको मैं करा देता हूँ, अगर पिछला आपका पूरा कंप्लीट है। ये देखो रिएक्शन, रिएक्शन को ऐसे पहचानना होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड की रिएक्शन किसके साथ करानी है, HBr के साथ। तो सिंपल सा मेथड आपने किया भी था, डबल बॉन्ड को अगर आप मानो ये पॉजिटिव पार्ट हो गया, ये कौन सा पार्ट हो गया, नेगेटिव, यहाँ मार्कोनिक रूल लगेगा। मार्कोनिक के अकॉर्डिंग नेगेटिव पार्ट एल्कीन के उस कार्बन के साथ लगाना है जहां पे हाइड्रोजन क्या हो, कम। इधर ये आ गया तो H इधर आ जाएगा, ज्यादा हाइड्रोजन के पास, तो ये सिंपल सा देखो ये रहा, ब्रोमीन लग गया यहाँ पे जहाँ पे कम हाइड्रोजन थे, और H लग गया वहां पे जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन थे, ये हाइड्रोजन। आगे वाली रिएक्शन देखो, ये वापस डबल बॉन्ड और HCl, सिंपल सी रिएक्शन, प्लस माइनस, ये डबल बॉन्ड, वापस मार्कोनिक रूल, नेगेटिव पार्ट उस हाइड्रोजन के साथ लगाओ, उस कार्बन वाले उस कार्बन के साथ लगाओ जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम हो, और H प्लस को उस कार्बन के साथ लगाओ जहां पे हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, ज्यादा। ये देखो प्रोडक्ट बिल्कुल सिंपल, इस पे लग गया। और आपको पता है मार्कोनिक रूल ही क्यों फॉलो करता है, या यही प्रोडक्ट मेजर क्यों बनता है, क्योंकि आपको पता है 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बन के टाइम ज्यादा स्टेबल है,
उनके पास प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, देखो इधर अगर Cl यहाँ पे लगा है तो इधर ये प्लस आई दिखा रहा है, इधर ये, तो ये स्टेबल हो गया ज्यादा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लग गया। अब सुनो, ये सिंपल सी रिएक्शन है बट लेकिन ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन, अगर डबल बॉन्ड भी दिया हो, H बार भी दिया हो और पेरोक्साइड दिया हो, स्पेशली याद रखना, HBr प्लस पेरोक्साइड हो तो कभी मार्कोनी प्रूफ नहीं लगाना, ये बनता है एंटी मार्कोनी प्रोडक्ट बनाएगा, एंटी मार्कोनी प्रोडक्ट बनाएगा, या इसको बोलते हैं क्रास इफेक्ट, क्रास इफेक्ट। इसमें बस कुछ नहीं, जो मार्कोनिक वाला रूल था उसके एंटी कर दो, जैसे देखो पहले नेगेटिव पार्ट कहाँ लगता था, जहाँ कम हाइड्रोजन थे, इस बार ज्यादा हाइड्रोजन वहां पे लगा दो, और H को कम हाइड्रोजन वाले कार्बन के साथ लगा दो, एल्कीन वाले, ये देखो Br को इसके साथ जोड़ दिया और H को इसके साथ जोड़ दिया, सिंपल सा था। एक बात और बताता हूँ, अगर HCl और पेरोक्साइड दिया हो तो कभी भी एंटी मार्कोनिक नहीं लगता, HCl प्लस पेरोक्साइड दिया हो तो वो हमेशा ही मार्कोनिक ही फॉलो करेगा। अब आगे ये भी क्वेश्चन है, ये भी आपको सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, करवा देता हूँ। देखो पहले पहला क्वेश्चन दिए, वैसे इसके आंसर दिए हुए हैं आगे, पर फिर भी मैं करवाता हूँ। देखो, सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज फॉर ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद के आई, अल्कोहल विद के आई, देखो क्या बोला है, आरओएच की रिएक्शन अगर आप के आई के साथ करवा रहे हैं तो आपको कभी भी H2SO4 नहीं लेना। इसका सिंपल सा फंडा ये है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये देगा आपको H प्लस, और H प्लस इस KI के साथ रिएक्शन करवा के क्या बना देगा, कोरस्पॉन्डिंग एसिड, कोरस्पॉन्डिंग एसिड, और ये कोरस्पॉन्डिंग एसिड आपको पता है ऑक्सीडाइज होके क्या बना देगा, I2, I2। तो ये रिएक्शन तो कंप्लीट होगी नहीं, क्योंकि KI तो आपको पता है अपनी खुद की इसके साथ ही रिएक्शन कर लिया, ये करने रिएक्शन आया था अल्कोहल के साथ, इसलिए इसको नहीं लेते इसमें। ये देखो इसमें दिया भी हो आपको, मैं एनसीईआरटी बुक में करवा देता हूँ, इसमें आंसर दिया भी हुआ है नीचे नीचे, इसका आंसर ये देखो रीजन, H2SO4 cannot be used along with Ki in the conversion of alcohol to alkyl halide। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, because it convert Ki to corresponding acid HI, ये भी मैंने बताया था HI, HI भी आपको पता है ऑक्सीडाइज होकर किस में चेंज हो जाएगा, I2 में, तो ये रिएक्शन तो आपकी वाली कंप्लीट ही नहीं होगी, इसलिए याद रखना इसकी रिएक्शन में H2SO4 नहीं लेते। अब वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा पेज था, तक ऊपर रह गया भाई, ये रह लिया भाई। होप तो आपको समझ में आ रहा है, और मैं इसको डिटेल वीडियो बोल दो, वैसे तो वन शॉट मत ही बोलो, क्योंकि मैं बहुत ही डिटेल में करवा रहा हूँ आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए, बढ़िया समझ में आ जाए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन सिंपल सा था, आपने स्ट्रक्चर डाई है मतलब डाई हेलोजन लगाने हैं, डेरिवेटिव बताने हैं प्रोपेन के, प्रोपेन के कहाँ कहाँ आप इनको लगा सकते हो, ये क्वेश्चन ऐसा था, इसके आंसर मैं आपको वैसे बताता हूँ, एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन है, इसका आंसर भी है। देखो यहाँ से समझा देता हूँ आपको, जल्दी समझ में लिखना कम पड़ेगा मेरे को यहाँ पे, ये देखो लिखा हुआ है इसका आंसर। आपको पता है प्रोपेन ये थी, यहाँ पे स्पेस भी, CH3, CH2, CH3, आपने बताना था भी दो हेलोजन लगाने हैं आपने साथ में, तो कितने टाइप से आप लगा सकते हो इसके आइसोमर, ये क्वेश्चन था रिपीट, ये देखो चार तरीके के आप आइसोमर इसके बना सकते हो, एक तो आप वन और थर्ड पे लगा दिया, एक आपने वन पे लगा दिया, टू पे लगा दिया, यहाँ दोनों के दोनों कहाँ पे लगा दिए, वन पे, और एक प्रोडक्ट ये बन सकता है टू के ऊपर, इसके अलावा इसके और आइसोमरिक प्रोडक्ट नहीं बन सकते, यही क्वेश्चन मुझे नहीं पूछा था। हम आपको नीचे नहीं लेके आऊंगा, ऊपर ही करवा दूंगा इसके आंसर, टाइम बहुत लग जाता है इसे, बट समझ में आ जाना चाहिए आपको, होप सो समझ में आ रहा होगा। प्लीज अपने जो भी विचार हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के जाना। हम अब सुनो आगे, ये है आपको पता है पेंटेन, इसने क्या बोला है, पेंटेन के आपने ना हेलोजिनेशन करवाना है, मतलब पर इसके क्लोरीनेशन करवाना है आपने, और इस टाइप से बताना है इसका पेंटेन का, या ये मोलिकुलर फॉर्मूला लेना चाहिए, और मेरे को ये बताओ भी इसका कौन सा मतलब पेंटेन लूं, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन या एन पेंटेन, जिससे पहले में तो ये बता रहा भी सभी के प्रोडक्ट सेम बनना चाहिए, फिर कितने प्रोडक्ट बन जाए, ज्यादा से ज्यादा तीन प्रोडक्ट, फिर कितने बन जाए, चार प्रोडक्ट, सिंपल सी बात आ रहा हूँ, मोलिकुलर फॉर्मूला ये रहना चाहिए, ये आपको पता है पेंटेन का फॉर्मूला है, तो मतलब पेंटेन के आपको पता है एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, तीन बना सकते हो मान लो इसी फॉर्मूले से स्ट्रक्चर, तो ये पर अभी ऐसा आप मेरे को पहले बताओ रिएक्टेंट जिससे कहीं भी क्लोरीन लगा दो प्रोडक्ट सेम ही बनना चाहिए, तो इसके लिए आपको नियोपेंटेन, देखो ये रहा,
CH3, 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 CH3। अब आप कोई भी कार्बन पे चाहे क्लोरीनेशन करवा दो, सेम ही प्रोडक्ट बनेगा। तो फर्स्ट का ये हो गया नियोपेंटेन क्योंकि इसके सारे के सारे कार्बन सेम है, अल्फा ए ए ए ए। दूसरे में क्या बोला है, थ्री आइसोमरिक प्रोडक्ट बननी चाहिए, तो इसके लिए आप ले लो आइसोपेंटेन। एक दो तीन चार, ये कार्बन ए, ये कार्बन ए, ये तो सेम हो गया, इसके हाइड्रोजन आप रिप्लेस करो, सेम ही प्रोडक्ट बनेगा। ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। इनके आप हाइड्रोजन रिप्लेस करोगे तो मतलब इससे कितने प्रोडक्ट बना सकते हो आप? एक दो तीन चार, चार प्रोडक्ट बना सकते हो आप इससे। चार ही हो गया, ए बी सी डी, ये तो इसका हो गया, ये तो हो गया भाई इसका। अब सुनो, तीन प्रोडक्ट किसके बन सकते हैं, सॉरी ये इसका था फोर प्रोडक्ट, इससे आप फोर प्रोडक्ट बना सकते हो। और इसका होगा एन पेंटेन, इसका होगा एन पेंटेन, CH3, CH2, CH2। साफ साफ लिख देता, रुको एक बार इसको रब कर देता हूँ। देखो, ये तरह तीन प्रोडक्ट बननी चाहिए ज्यादा से ज्यादा, तो इसको ऐसे लिखो, CH3, CH2, 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 CH3। ए कार्बन, बी कार्बन, सी कार्बन, इधर से स्टार्ट करो तो वापस ए बी। तो आप याद रखना, इसका आंसर था नियोपेंटेन, इसका आंसर है एनपेंटेन, और इसका आंसर है आइसोपेंटेन। भी अपने क्लोरीन लगाए, सारे प्रोडक्ट सेम ही है, सिंगल मोनोक्लोर, तो ये हो गया ये नियोपेंटेन का। इसमें तीन बनाने हैं तो आप इसको एनपेंटेन ले लो, और चार अगर आपको आइसोमेरिक प्रोडक्ट चाहिए तो इसका आप क्या ले लो, आइसोपेंटेन, तो उसका ले लो एनपेंटेन। ये हो गया सिंपल सा। ये रिएक्शन पीछे वाली है, बिल्कुल सिंपल सिंपल रिएक्शन। ये देखो, थायोनिल क्लोराइड अल्कोहल के साथ रिएक्शन करनी है, आपको पता ही है। थायोनिल क्लोराइड के साथ अगर आप अल्कोहल की रिएक्शन कराओगे तो HCl HO2, याद है ना? ये रिएक्शन क्यों प्रेफरेंस क्यों लेते हैं, क्योंकि इसमें दो गैसेस प्रोडक्ट बनते हैं, और ये Cl इसी को ऊपर लग जाएगा। ये सिंपल सी रिएक्शन है, यहाँ पे क्या लग जाएगा, Cl। ये सिंपल सिंपल रिएक्शन। ये देखो, HCl की रिएक्शन करानी है आपने। आपको पता है HCl डायरेक्ट इस अल्कोहल से रिएक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है डबल बॉन्ड नेचर है। तो ये इस अल्कोहल के साथ रिएक्शन आसानी से कर देगा, यहाँ पे Cl लग जाएगा, तो इसका प्रोडक्ट ये बन जाएगा। उसको नहीं लाना भाई, यहाँ पे वो पता है पार्शियल नेचर है इसकी, डबल बॉन्ड की पार्शियल नेचर, इस अल्कोहल को कुछ नहीं बोलना। यहाँ पे आप लगाओगे CH2 और CHCl, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ये रिएक्शन याद आई, प्रिंकल्स फिंकलस्टाइन रिएक्शन। आयोडाइड लग जाएगा, Br हट के यहाँ पे क्या लग जाएगा, आयोडीन, और NaBr क्या हो जाएगा, बार। यहाँ बन जाएगी आइडो इथेन, आइडो इथेन। ये रिएक्शन बिल्कुल सिंपल सी। आपने यहाँ पे ब्रोमीन लगाना है, ब्रोमीन इस कार्बन पे लग जाएगा। यहाँ पे HI की रिएक्शन करवानी है, ये डबल बॉन्ड है, तो आपको पता है कम हाइड्रोजन है, वहां पे I लगा देना, यहाँ पे कम हाइड्रोजन, यहाँ पे I लग जाएगा, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, H। और ये डबल बॉन्ड वाली रिएक्शन है, ब्रोमिनेशन। अगर आप दो ब्रोमीन ले रहे हो तो एक ब्रोमीन यहाँ लगा देना, और एक ब्रोमीन यहाँ लगा देना। देख लेते हैं एक बार, रुक जाओ। ये सही है क्या प्रोडक्ट? गलत कराने की कोई फायदा नहीं है भाई। आजा भाई नीचे। सॉरी भाई, आजा आ गया प्रोडक्ट नीचे। ये रहा, ये अपने सही बनाया था, Cl यहीं लगाया था। ये Br हो गया, ये Cl हो गया, ये I वाला हो गया, ओ ये रहा ब्रोमीन वाला। ब्रोमीन वाला डबल बॉन्ड पे नहीं भाई, इस पे करना है, HBr जाएगा। सॉरी, इसीलिए तो मैं गलत कर रहा हूँ। ये याद रखना, इसके साथ रिएक्शन नहीं करनी। ये मेरे को लगा था डाउट, तभी मैंने बोल दिया। ये देखो, यहाँ पे हीट भी दिया और यूवी लाइट दिया, तो यूवी लाइट वाला तो वही था, H रिप्लेस करो, HBr निकालो, और Br यहाँ पे लगा देना, ये प्रोडक्ट बन जाएगा सिंपल सा। सॉरी, वो क्या है।
बेंजीन के ऊपर हाथ सेट बैठा है इसलिए बेंजीन ही बेंजीन बन जाएगी। इस बार सही नहीं। यहाँ पे आप लगा दो बी आर एच बी आर। ये हो गया आपके सारे क्वेश्चन। अब अपने करने हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी से पहले आपको मैं कुछ चीजें बता देता हूँ। जैसे अपने मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट करना। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दो चीज पे डिपेंड करता है। याद रखना, पहला तो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, मोलिकुलर मास के। मोलिकुलर मास के एमपी और बीपी मान लो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मोलिकुलर मास पे। और एमपी और बीपी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के। इसका मतलब मैं समझाता हूँ। जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हमेशा ही ज्यादा होगा। जैसे अपने मान लो ये है क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आपको आयोडीन का मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा, फ्लोरीन का सबसे कम। तो ये देखो ये दिया हुआ आर आई का मास ज्यादा, फिर आर बी आर का, फिर आर सी एल का, फिर आर एफ का, ये दिया भी हुआ। ये आयोडीन को इसने येलो से सिखाया, इसको ब्लू से, इसको क्लोरीन को रेड से। ये देखो जैसे जैसे कार्बन बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको पता मॉलिक्यूलर वेट और बढ़ेगा। क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट का मतलब है जैसे जैसे ग्रुप बढ़ना या मतलब कार्बन की चेन बढ़ना या हेलोजन का बढ़ना। हेलोजन के साइज पे बात करोगे, अगर कार्बन चेन सेम है तो सबसे ज्यादा होगा आर आई का, फिर पहले सबसे ज्यादा होगा आर आई का, फिर कम होगा बी आर का, फिर और उससे कम सी एल का, सबसे कम होगा आर एफ का। ये सिंपल सा दिया। ये ब्रांचिंग वाला ये बताया था। ये मैंने अभी बताया था मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली पहुंच होते हैं ब्रांचिंग के। जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ रही है देखो, ये आपके पास एन ब्यूटेन है, ये आपके पास आइसोब्यूटेन है, ये आपके पास नियोब्यूटेन। इसमें देखो ब्रांचिंग हो रही है तो इसका है, और इसका देखो 375, इसका सबसे ज्यादा, इसका सबसे कम। जैसे जैसे ब्रांचिंग हो रही है वैसे वैसे इसका आपको पता है एरिया कम हो रहा है, उसके कारण इसके मतलब मान लो एरिया कम होने के कारण इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहे हैं। ये देखो लिखा हुआ द बॉइलिंग पॉइंट एंड आइसोमेरिक हैलोजन कैन डिक्रीज इंक्रीज इन द ब्रांचिंग। ये देखो लिखा हुआ डिक्रीज हो रहे हैं उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीज ब्रांचिंग जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ रही है। ये इस थ्योरी के अंदर यही बताया इसने। चलो पढ़ाई देता हूँ आपको थ्योरी, थोड़ी थोड़ी समझ में आएगी। मिथाइल क्लोराइड आपको पता है, जैसे ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ये सारे सारे आपको पता है लगभग क्या होते हैं, गैस। जो जैसे जैसे कार्बन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे लिक्विड फिर बाद में बताइए आपको। देखो क्लोरोमीथेन आर गैसेज एट रूम टेम्परेचर। हाइयर मेंबर होंगे तो वो लिक्विड और सॉलिड में चेंज हो जाएंगे। ये तो सिंपल सा कंसेप्ट है, क्योंकि उसका मोलिकुलर वेट बढ़ता जाएगा। Molecule of organic halogen compound are generally polar। आपको पता है ये प्लस और माइनस होता है। ड्यू टू ग्रेटर पोलरिटी, हाइयर मोलिकुलर मास, पेरिएंटल हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन नॉर्मल के कंपेयर में इनका मास ज्यादा होगा क्योंकि इनमें पोलैरिटी है। इनमें आपको पता है डाइपोल डाइपोल और वांडरवाल फोर्स वगैरह वगैरह पाए जाते हैं। ये देखो आगे लिखा हुआ है, ये देखो द अट्रैक्शन गेट स्ट्रॉन्गर मोलिकुलर बिग साइज इन द मोर हैव मोर इलेक्ट्रॉन। ये देखो हाँ, ये बस इसमें ये मेन रखना। आर आई का सबसे ज्यादा मोलिकुलर वेट है तो इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। आर एफ का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इनके मोलिकुलर वेट कम होने के कारण इनका भी कम होगा। आगे ये मैंने बता ही दिया ब्रांचिंग, अगर जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी वैसे वैसे इनका मोलिकुलर मास क्या हो, मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज इंक्रीज विद द ब्रांचिंग। अब ये बताता हूँ आपको, ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मान लेना, मार्क भी मान लेना। देखो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा आ रहा है इसका, ऑर्थो वाले, पर मेल्टिंग पॉइंट आ रहा है सबसे ज्यादा पैरा वाले का। रीजन सुनो, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थो वाले का इसलिए ज्यादा आ रहा है क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट है। तो इसमें प्लस और माइनस मान लो ज्यादा हो गया या चार्ज ज्यादा हो गया तो इसका डाइपोल मोमेंट होने के कारण इसकी बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ही ज्यादा आएगा। और पेरा वाले का मेल्टिंग पॉइंट इसलिए ज्यादा आ रहा है क्योंकि इसमें सिमेट्री पाई जा रही है। और आपको पता है कोई भी मान लो सिमेट्री है जिसके अंदर, उसका मेल्टिंग पॉइंट उसकी, अगर आप मान लो बॉन्डिंग फॉर्म हो रही है तो जिसमें सिमेट्री है उसकी बॉन्डिंग फॉर्म बढ़िया होगी, क्रिस्टल बन रहा है तो उसका बढ़िया क्रिस्टल बनेगा, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट हमेशा ही ज्यादा होगा। और ये मेटा वाले इसके तो सबसे कम ही है। तो याद रखना बॉइलिंग पॉइंट का इसका क्या है, पहले आया ऑर्थो, फिर आया है पेरा, और फिर आया है मेटा। और मेल्टिंग पॉइंट में क्या है, सबसे आया है पहले पेरा, फिर आया ऑर्थो, फिर आया मेटा। मेटा इसमें सबसे कम ही है, देख लो दोनों में मेटा कम ही है। अब आगे चलते हैं डेंसिटी। डेंसिटी आपको पता ही है,
जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी डेंसिटी बढ़ेगी। ब्रोमो आइडो पॉलीक्लोर डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन आर हैवियर देन द वाटर, ये आपको बताइए ये पानी से भी भारी है। द डेंसिटी इंक्रीज विद द इंक्रीज नंबर ऑफ कार्बन हेलोजन एटम एटॉमिक मास ऑफ द, ये तो बताइए जैसे कार्बन की चेन बढ़ेगी ये कार्बन बढ़ेंगे उनका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा वैसे वैसे उनकी डेंसिटी बढ़ेगी। यहाँ पे डेंसिटी दी हुई है कुछ की, ये आप देख लेना। आगे सुनो सॉल्युबिलिटी। आपको पता है हेलो एल्केन पोलर तो है पर ज्यादा पोलर नहीं है, इनके ऊपर आपको पता है ना, हेलो एल्केन है या हेलो एरिन है, इसके ऊपर नेगेटिव है पर डेल्टा है, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, तो ये स्लाइटली सोल्यूबल है, पूरे सोल्यूबल नहीं है। देखो लिखा हूं द हेलो एल्केन आर वेरी स्लाइट